मैं सुरेश चौहान के और संघ गाथा के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे संशोधक को मिलाएंगे जिसको देखकर ही आपको समझ में आएगा कि संघ का विकास से क्या नाता है। संघ को फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने वाले, फासिस्ट कहने वाले लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर उनको केवल देखने से मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम उनके साथ आज चर्चा करेंगे और उनकी इस विकास पुरुष बनने के पीछे संघ की क्या प्रेरणा है, क्या धारणा है, बताएंगे। हमारे साथ है भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो सब लोग आपको सड़क, ब्रिज और डेवलपमेंट के नाते जानते हैं, लेकिन आज हम आपका स्वयंसेवक वाला परिचय बताना चाहेंगे। तो संघ से पहला संपर्क कब आया? मेरी माँ पहले से इस राष्ट्रीय सेविका समिति जनसंघ से रिलेटेड थी। तो बचपन में ही मैं शिशु था तब से मुकुंद पुल्लीवार करके एक संघ के अनेक गीत लिखे उन्होंने। हाँ। वो मेरे शाखा में कार्यवाह थे और एक बाड़ा से बड़गे करके थे। तो उनके साथ मैं शाखा में जहाँ वो पहला ड्रेस, हाफ पैंट सब उन्होंने मुझे सिला के दिया था। तो मैं बहुत छोटा था, यानी शिशु स्वयंसेवक था। तब से मेरा संबंध रहा और तोशीबाग शाखा में मैं अक्सर जाता था। तो उसी शाखा का आज तक स्वयंसेवक हूँ। मराठी में बाल कड़ू बोलते हैं, मतलब माँ की तरफ से आया है। हम माँ से आए और बाद में धीरे धीरे जब मैं उस वातावरण में रहा, लोगों का अनुभव आया, उससे प्रेरणा मिली, वैसे मेरे जीवन पर भी उसका परिणाम हुआ। और वो फिर संघ विचार और स्वयंसेवक के रूप में एक मेरी कटिबद्धता, इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन बना, वो आज भी कायम है। हाँ, वो तो है वही ही, प्रेरणा इसलिए मिली। तो आप इतना काम कर पा रहे हैं। बचपन में संघ की शाखा में जाने के पीछे की प्रेरणा अलग अलग होती है। किसी की खेल होती है, किसी की गीत होती है, किसी की लीडरशिप होती है। एक तो संघ के गीत मुझे बचपन से पसंद है, फिर खेल भी होते थे और उस समय खेलने का भी आकर्षण था और गीत बड़े अच्छे होते थे। वो गीत मैं सुनता था, वो मुझे पसंद आते थे। तो वो गीतों के कारण भी आकर्षण पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे बौद्धिक होने लगे। फिर मुझे संघ के विचारों से, डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन पर बौद्धिक होते थे, संघ के कार्य के बारे में होते थे। हाँ, धीरे धीरे संघ समझने की एक शुरुआत हुई और समझते समझते मैं संगठन से और विचारों से नैसर्गिक रूप से जुड़ गया। और फिर स्वयंसेवक करके जब मैं विद्यार्थी जीवन समाप्त हुआ तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना और 75 की इमरजेंसी में मैं एक्टिव था। तो मैं 75 में 11वीं में था। तो उस समय साइकोलोस्टाइल मशीन होती थी। कालिदास कानगो करके पुराने प्रचारक थे, अभी संघ के अधिकारी थे, और बापू महाशब्द करके उनका साइकोलोस्टाइल मशीन पर वो निकालते थे, काले रंग का। हाँ। तो वो साइकोलोस्टाइल मशीन में चलाता था, तो उनके हस्ताक्षर में वो लिख के देते थे और फिर वो निकाल के फिर वो 100 की गड्डी बनाकर मैं अलग अलग जगह पहुंचाता था, बांटता था। तो फिर उससे फिर मैं और संघ के नजदीक आया। संघ के गीतों में आपने कहा, और इसलिए शायद आप अभी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें संघ के पुराने सारे गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है और शायद अभी नागपुर में उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बचपन में कोई दायित्व याद है? आपने कौन से दायित्व संघ के निभाए? मैं गणित शिक्षक था, घटनायक था पहले, फिर गणित शिक्षक था, फिर संघ में बाल प्रमुख था और फिर शाखा में काम करते करते जैसे मैं 11वीं में आया तो तुरंत मुझे विद्यार्थी परिषद का काम मिला। तो फिर स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन वगैरह में उधर ज़्यादा हुआ, तो संघ का बाहर नहीं रहा। मतलब फिर भी इसका मतलब आप 10वीं तक तो संघ के दायित्व में थे। हाँ, 11वीं के बाद आप विद्यार्थी 10वीं तक संघ के दायित्व, शाखा के दायित्व में था। 11वीं में संघ के स्वयंसेवक के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत हुई और फिर फर्स्ट ईयर में फिर विद्यार्थी परिषद, और फिर संघ ने मुझे, जब विद्यार्थी परिषद में मैं स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव में खड़ा था, हार गया चुनाव 6 वोट से। तो फिर 2-3 साल के बाद 77 के चुनाव में संघ के हमारे प्रमुख थे विनायकराव फाटक, उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम जनता पार्टी का काम करो। तो मुझे जनता पार्टी में दिया, तो मैं जनता पार्टी में आया। और जनता पार्टी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी में। उन दिनों का जब आप बाल संसद थे और संघ स्थान पर काम करते थे, क्योंकि शाखा इस संघ की आत्मा है,
तो आपको कौन सा कोई वाकया याद है संघ स्थान का? एक तो हमारे शाखा के कार्यवाहक श्याम कड़वे थे। आपको सब नाम याद है? हाँ, वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज में थे, पर वो बाला साहेब देवरस जी के सी सहायक थे। अच्छा। तो उनका घनिष्ठ परिचय होने के कारण मैं उनके साथ कार्यालय जाने लगा। आपका घर पास में ही था? हाँ, कार्यालय तो मैं बाला साहब को देखता था, भाऊराव जी को देखता था। तो नेचुरली कार्यालय में जो प्रचारक आते थे उनको देखना मिलना ये मुझे शुरू हुआ। तो बाला साहेब देवरस जी के बारे में मुझे जब वो इमरजेंसी लगी तो तरुण भारत बंद होने के कगार पर था, अब तनख्वाह नहीं मिल रही थी। तो बाला साहब ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए और मैं जेल में गया था उनकी सही लेकर, और वो पैसे विदर्भ प्रीमियर हाउस सोसाइटी के वहाँ रखे थे, वहाँ से विड्रॉ किए और कड़वे के साथ मिलकर मैंने वो तरुण भारत में पहुँचाए थे। अच्छा। तो मुझे तब से देखा कि देखो कितना त्याग है कि अपना खुद का डिपॉजिट निकाल कर उन्होंने तरुण भारत ने संघ के कार्य के लिए दे दिया। फिर बाला साहब ने उस समय अपने जमीन का व्हील किया था। तो वो आजकल कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी विचारों की चर्चा होती है। हाँ। बाला साहब देवरस और भाऊराव देवरस ने अपनी जमीन में जो काम करने वाला जो ये था, ईयरली काम करता था, अपने जमीन के हिस्से में उसको जमीन दे दी, खुद की जमीन दे दी। ये अमगांव के पास बालाघाट जिले में उनकी जमीन थी। वो जमीन उन्होंने उसको दे दी जो खेती पे काम करता था। तो मैंने देखा कि संवेदनशीलता गरीबों के प्रति, कि एक जो व्यक्ति अपने खेत पे काम कर रहा है उसको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देना, ये बाला साहब का और भाऊराव जी का बड़प्पन मैंने देखा। धीरे धीरे बहुत सी बातों का जब परिचय हुआ तब गुरुजी के थोड़े से समय में मुझे गुरुजी को देखने का मौका मिला। गुरुजी के निधन के समय में था, तो गुरुजी का कार्यकाल, बाला साहब का कार्यकाल नज़दीक से देखने को मिला। गुरुजी का भाषण, उनके विचार, उनके बहुत आज भी याद आती है। फिर बाला साहब का इमरजेंसी में वो सरसंघ जा लगते, उसके बाद वो संघर्ष उन्होंने किया वो मुझे ध्यान में आया। फिर विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो कभी नानाजी देशमुख आते थे, बाल आपटे मदनदा जी आते थे, कार्यालय मीटिंग होती थी तो जाते थे। छात्र संघ का चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, तो विद्यार्थी परिषद ने लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, तो नानाजी भी आए थे। तो मदन दास जी और बाला साहब ने कहा, उन्होंने कहा बाला साहब देवरस जी को, क्योंकि वो सब क्षेत्र को देखते थे, सारा कार्यवाह थे, तो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी ने भी नहीं लड़ना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई देखो, जनता पार्टी ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तुम और मैं नहीं तय कर सकते, तुमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। तो बोले हमको नहीं लड़ना है। तो बोले इनको लड़ने तो इनका काम ही देखे, ये हम नहीं कह सकते उनको। उनके विचारों में एक सुस्पष्टता और क्लैरिटी थी, वो मुझे नज़दीक से देखने के लिए मिले। आज के युग में संघ की शाखा की प्रासंगिक, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के मुंह से आजकल लोगों को लगता है कि संघ की शाखा प्रासंगिक नहीं है, अब तो जमाना बदल गया है। देखो, संघ की शाखा में एक संस्कार है, एक शाह संपद, ये तो इसके अच्छा समाजवाद का कोई रूप ही नहीं हो सकता। जो धनवान हो, गरीब हो, किसी भी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी के राज्य का हो, ऑल आर सेम, एक शाह संपद है, सब लाइन में खड़े रहो। फिर जो मुख्य शिक्षक है वो कोई भी जात का हो, वो जो देता है उसके आदेश का पालन करो, बोलता है दक्ष तो दक्ष करो, और वो जो कार्यवाह को जाके बताता है कि संख्या इतनी इतनी है। तो एक बात पहले देखिए कि संघ में कभी कैंप में जातिवाद नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, उच्च नीचता का गांधी जी जब भाव, आए थे तब भी उन्होंने स्वीकार किया। एकता समानता, ये उसकी विशेषता थी और वो नज़दीक से देखने के लिए मिली। कभी किसी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ कि ये कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कैसे पंथ का है, और ये कौन सी भाषा बोल रहा है, ये कितना धनवान है। सब एक जगह सोते थे, एक जगह खाते थे। रात को वो फुड़नी जो दाल होती है ना, तड़का दाल जैसी पितली, तो रात को क्या में वो मिलती थी, उसमें दाल कम रहती, पानी ज़्यादा रहता था, उसमें मज़ा आती थी। और रोटी थी और चावल था, बाकी कुछ नहीं, एक सब्जी रहती थी, पर सब लोग खाते थे, मिलजुल कर रहते थे। इसके साथ ही प्रचारकों का के मैंने कई व्याख्यान भाषण सुने हैं, इंटरव्यू भी, जिसमें आप कई प्रचारकों के नाम लेते हैं। प्रचारक क्या है आज की भाषा में अगर किसी को समझाना? देखो, प्रचारक ये ऐसी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति, मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ,
अभी भी सदाशिवराव देवधर MSc फिजिक्स में है। वो संघ के प्रचारक के लिए विद्यार्थी में कार्य करता नहीं, उनकी बहनें थी, शादी होने की थी, मैं विद्यार्थी था। उन्होंने सदाशिवराव, मैं सवाल पूछने में डेयर डेविल था, घर में इतनी समस्या है, आपकी बहनों की शादी होनी है, आप पंढरपुर के थे, वो गरीब परिवार है, सब जिम्मेदारी छोड़कर आप संघ, तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि संघ ने मुझे सिखाया कि मेरे परिवार में दुख है, दर्द है, अड़चन है, समस्या है, पर संघ ने मुझे सिखाया कि पूरा समाज आपका परिवार है, पूरा देश आपका परिवार है, वो भी दुखी है। तो मेरे को ये प्रेरणा हुई कि मेरे परिवार के लिए ही मुझे काम करना है, बड़े परिवार के लिए। बड़े परिवार, वही मैं कर रहा हूँ, यानी मेरे घर का परिवार उसमें इंक्लूड है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आप विद्यार्थी परिषद में आए और विद्यार्थी परिषद का कार्यकाल आपका एकदम स्टूडेंट लीडरशिप वाला था, और विद्यार्थी परिषद भी व्यक्ति निर्माण का काम करती है। परिषद के काम में हम एक शब्द हमेशा सुनते थे कि जीवन दृष्टि लेकर काम करना। देखो, इस देश के लिए काम करना, गरीब के लिए काम करना, सामाजिक समता, जात पात पंथ धर्म अस्पृश्यता, कोई व्यक्ति जात से नहीं, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है, ये विद्यार्थी परिषद ने सिखाया। मैं नहीं करता जातिवाद का पालन नहीं करता, मैं बोलता मेरा कार्यकर्ता कोई भी जात का हो, वो मेरा परिवार है, मेरे लड़के, मेरा भाई, मेरी बहन, ये नहीं। तो मैं जात पात वाले के मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे नहीं पड़ता, मैं नहीं करता। जबकि नागपुर में और विदर्भ में ये वाली बात करना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि नहीं, पूरा जो कार्यकर्ता है वो मेरा परिवार का है, और व्यवहार भी वैसा किया मैंने। और कार्यकर्ता जब अड़चन में आया तो विदर्भ तक संघ परिवार के राजनीति में जो भी कार्यकर्ता है उनको परिवार मानकर उनके सुख दुख के साथ मैंने जीने की कोशिश की, ये संघ ने मुझे सिखाया। दूसरी बात, अब मैंने इतने रोड बनाता हूँ, ब्रिजेज बनाता हूँ, पुल बनाता हूँ, लोग मुझे बोलते क्यों बनाते हो, क्या मिलता है तुमको। बोला मुझे ये मिलता है कि मेरे संगठन ने मुझे सिखाया कि देश के लिए काम करना है, जो दुनिया में है वो मेरे देश में होना चाहिए, और यही हमारी प्रेरणा है। जो अच्छे रोड अगर अमेरिका के तो मेरे देश के क्यों नहीं बने, हमारे अच्छे टनल क्यों नहीं बने, हमारे अच्छे ब्रिजेस क्यों ना बने। अब मुझे मौका मिला है, तो जो दुनिया में अच्छा है वो हमारे देश में हमने करना चाहिए। ये हमारी मातृभूमि है, मदरलैंड है, और राष्ट्र हमें सर्वोपरि है। और इसलिए हमें एक व्यक्ति के रूप में, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, लड़के, सब कुछ है। तो मैंने तय किया कि ये सब मेरा परिवार जो है, ये देश के लिए मुझे काम करना है। तो मैं मेरे परिवार का काम करता हूँ, संभालता हूँ। पहले तो था, अभी कुछ बिजनेस वगैरह में नहीं हूँ, बच्चे संभालते हैं। अब मैंने परिवार की जिम्मेदारियाँ छोड़ दी, घर पत्नी संभालती है, बच्चे बाकी कुछ संभालते हैं, मैं घर में हूँ। पर धीरे धीरे मुझे आया कि अब मेरा आयुष्य जीवन जो है वो मैं देश के लिए काम करूँगा। और मैं विदर्भ से हूँ, अभी वहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। संघ ने सिखाया विद्यार्थियों को अब समाज में जो सुख दुख है, जो दुख है, दर्द है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो किसानों के आत्महत्या के विषय को लेकर मैं इतना टची हुआ कि मैंने तय किया कि मेरे अब जीवन का समय है, ये किसान आत्महत्या ना करें, उनके प्रगति और विकास के लिए मैं कुछ कार्य करके ऐसी कोशिश करूंगा कि किसान समृद्ध संपन्न बने और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। मैं अब काम करूँ, मैं करीब 1200 एकल विद्यालय चलाते हैं हमारे, उनको 2 पुरस्कार मिले हैं। अब मैं महिलाओं को विणकाम सिखाता हूँ, साड़ा बनाता हूँ, और एक जगह बहुत सेवा प्रकल्प करता हूँ। अभी मैं वहाँ MRI, CT स्कैन। साड़ी पे मैं थोड़ी बात बढ़ा लेता हूँ ताकि महिला दर्शकों को भी पता चले। आप अध्यक्ष बनकर जब दिल्ली आए तो आपके कई कार्यक्रमों में आप वो महिलाओं ने बनाई हुई साड़ियाँ लेकर जाते थे। सुदर्शन के एक कार्यक्रम में आप आए थे और हम सब लोगों को बताया था कि देखिए ये महिला है गाँव में, ये हाथ से साड़ी बनाती है, ये खरीदनी चाहिए, हम इसको प्रमोट करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता था कि अरे ये तो विपक्ष का नेता है, विपक्ष में भाजपा के अध्यक्ष, ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए रोज सुबह उठकर, ये क्या डेवलपमेंट की बात। देखो, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो मैंने ये तय किया कि भाई लोगों का हित करना। आप जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन में अंधेरा है, वहाँ विकास का प्रकाश निर्माण करने की कोशिश करना, ये हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। पूरा अंधकार है, मेरी औकात ताकत नहीं है सब प्रकाश लाने की, जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा।
ये जो विणकर लोग हैं, नागपुर की विशेषता थी, बर्बाद हो गए। उसमें अनेक लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं को खाने की स्थिति नहीं है। उनको उद्योग व्यवसाय देकर क्या उनके जीवन में खड़ा किया जा सकता है? इस प्रयास से ये प्रकल्प हो गए, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं था, हाँ, ये सेवा प्रकल्प, विकास याद है प्रकल्प, आपने शैक्षणिक प्रकल्प। उसी दिन हमारी चर्चा चल रही थी, उतने में हेमा मालिनी जी आई थी, तो आपने कहा कि हेमा जी आपको ये साड़ी प्रमोट करनी है। तो ऐसे इतने सूक्ष्म स्तर पर देखो, इस समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, जिसको हम दरिद्र नारायण बोलते हैं, उसके जीवन को बदलना, यही तो राजकारण है। राजकारण का अर्थ केवल सत्ताकारण नहीं है। राजकारण ये का अर्थ है समाजकारण, राजकारण का अर्थ है राष्ट्रकारण, राजकारण का अर्थ है विकास कारण। ये दीन, गरीब, दुखी लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास में उनके लिए काम करना, उनके जीवन को, अंधकार को नष्ट करना और समाज को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, राष्ट्र को विकसित करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, हमारी मातृभूमि विश्वगुरु बने। विवेकानंद जी ने जैसे कहा था कि हमारा देश विश्वगुरु बने। इन प्रयासों के लिए काम करने वाला मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए इसके लिए काम करने वाला कार्यकर्ता के रूप में संघ का स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करके मेरी मर्यादा के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ। यही आपका बड़प्पन है। नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली है, पर मेरे से कई लोग ऐसे बड़े बड़े हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, मैंने थोड़ी दिया। भाऊराव देवरस जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार जब मैं उनके यहाँ जाता था, ऐसी कुछ पारिवारिक एक जगह प्रॉब्लम आया था, तो उनको रिपोर्ट करने के लिए गया। तो वो कार्यालय में नागपुर के मार्च अप्रैल में बड़ी धूप होती है, तो कूलर बंद था, वो तख्तपस पर, लकड़ी के इस पर गद्दी भी ठीक नहीं थी, वो सोए थे। तो बोला, भाऊराव जी इतनी धूप है, यहाँ पंखा भी ठीक नहीं चल रहा, कूलर बंद पड़ा हुआ, अब आपकी तबीयत की चिंता करो भाऊराव जी, आपकी देश के लिए जरूरत, ऐसा क्यों आप रह रहे हो? तो उन्होंने कहा, मेरी चिंता मत कर, देश की चिंता कर। ये त्याग, तपस्या और बलिदान, ये संघ की विशेषता थी। ये लोग मैंने नजदीक से देखे, कोई स्वार्थ न रखते हुए, और इनको देखकर मुझे लगा कि इन्होंने तो इतना त्याग किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करूंगा, यही प्रेरणा है। तो प्रचारकों की साथ अभी हम आप विद्यार्थी परिषद का उल्लेख कर रहे हैं, परिषद का कौन सा ऐसी कोई घटना याद है? बहुत सी घटनाओं का इतिहास है, इलेक्शन के सिवा। इलेक्शन का रहो, कार्यों के रहो। देखो, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और व्यक्ति निर्माण, इसमें ये जो एक ट्रेनिंग है युवाओं को, ये विद्यार्थी परिषद थी। और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये विद्यार्थी परिषद ने समझाया। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जो सीखने के लिए मिली और इससे जो प्रेरणा मिली, ये दिखी नहीं कभी। अब थोड़ी इन बातों के आधार पर मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री के काम किया तो मैंने 55 उड़ान पुल बनाए, मुंबई पुणे हाईवे बनाया, लोगों को वैसे देखा वैसा हुआ। तो लोगों को लगा ये इतना काम क्यों कर रहे हैं। फिर अब दिल्ली में आया तो इतने काम होते, लोग बोलते ये क्यों कर रहा है। अब स्वाभाविक लगता है कि साला काम कर रहे हैं, इसका मतलब माल पानी मिल रहा होगा। पर कभी मैं बताता हूँ कि नहीं, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ देश के लिए, समाज के लिए। ठाकरे भी कहते थे, देखिए ये संघ वाला है लेकिन कितना विकास का, डेवलपमेंट का काम करता है। बाला साहब का भी मेरे ऊपर व्यक्तिगत, उन्होंने आपको चुना। बाला साहब का भी व्यक्तिगत मेरे ऊपर प्रेम था। और मैं एक नसीबवान हूँ कि अपार्ट फ्रॉम पार्टी, कास्ट, रिलीजन, क्रीड्स, सेक्स, सबसे ऊपर उठकर मुझे अलग अलग प्रकार के लोगों ने, पार्टी के बाहर के भी लोगों ने मेरे ऊपर प्रेम किया। और मैं अभी बता रहा था कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के, नेता के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा कोई है तो लोगों का विश्वास और प्रेम उसको कितना मिला, ये उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये जो प्रेम और विश्वास मिलता है, ये व्यवहार से मिलता है। चाल चलन, व्यवहार, चरित्र तुम्हारा कैसा है, उससे मिलता है। लोगों के प्रति तुम मदद करते हो, कैसे आपका व्यवहार करते, इससे मिलता है। तो मुझे बड़ा, कभी कभी लोग प्रेम करते हुए मिलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मैं कुछ तो भी इससे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। ये जो प्रेम है, ये तो एक स्वयंसेवक को प्रेम है ना। नितिन गडकरी तो स्वयंसेवक, तो यही कह रहा हूँ कि स्वयंसेवक अच्छा बनना ही जनता का विश्वास संपादन करना है। तो लोगों को पता ही नहीं कि स्वयंसेवक पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं कोई आदर्श और परफेक्ट स्वयंसेवक नहीं हूँ।
अब मुझे क्लेम करना है। मैं वो लाखों स्वयंसेवक हुसैनी जैसे स्कूल में होते हैं ना कि पिछले बेंच पर बैठने वाले जो विद्यार्थी है उनमें से हूँ। मेरे से कई गुना कई अच्छे लोग हैं वहाँ। मैं थोड़ा बहुत मुझे स्पर्श हुआ, अगर कोई अच्छा होगा तो उनके कारण है। देखिए ये भी स्वयंसेवक ही बोल सकता है इतने बड़े पद पे पहुंच के। धारणा लोगों की ऐसी है कि संघ मतलब नारे लगाना, बंद करना और दंगे करना, ये बनाई गई है। नहीं, संघ ये पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। संघ जातिवादी है, संघ सांप्रदायिक है, संघ ने गांधी जी का खून किया था, संघ ब्राह्मणों की पार्टी है, संगठन है। इस प्रकार का गलत प्रचार संघ के बारे में किया। सामाजिक समता के आधार पर अगर तोला जाए तो जातीयवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक विषमता से मुक्त हिंदुस्तान का कोई संगठन है तो संघ है। आज संघ में अनेक स्वयंसेवक वो प्रचारक है, वो दलित समाज के। संघ उसका कैपिटल नहीं करता कि हमारे जात का हमारा प्रचारक है। संघ बोलता हम सब एक है। तो कहीं ना कहीं संघ ने सामाजिक समता, आर्थिक समता और विश्वगुरु बनने के लिए हमारा देश सुखी, समृद्ध, संपन्न बने और संवेदनशीलता, सामाजिक जवाबदारी हमारे बीच में रहे। और सामाजिक जवाबदारी होगी तो सामाजिक संवेदनशीलता आएगी, और सामाजिक संवेदनशीलता आई तो गरीबों के प्रति तुम्हारे मन में कुछ भाव पैदा होगा। तो ये सब बातों का मूर्तिमंत उदाहरण संघ है। और संघ ने ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को बनाया, और उन कार्यकर्ताओं में से ही उनको देखकर संघ का परीक्षण होता है। और उन कार्यकर्ताओं का व्यवहार, चाल चलन, यही संघ की सबसे बड़ी ताकत है। कैबिनेट में जब बैठते हैं तो कई स्वयंसेवक होंगे वहां पर भी, तो संघ की बैठक और कैबिनेट की बैठक, देखिए कैबिनेट ये सरकार है। सरकार, मैं आपको एक बात हूँ, मुझे एक संघ में एक अच्छे मार्गदर्शक मिले, कृष्णा बागड़ीकर करके थे, विद्यार्थी परिषद काम है। वो बोल रहे थे स्कूल स्कूल जैसी चलाओ, सरकार सरकार जैसी चलाओ, जो करना है वैसा काम करो, अखबार अखबार जैसा चलो, राजनीति राजनीति जैसे करो, संघ संघ जैसा चलो। वो बोले प्राध्यापक हो तुम, पहले ईमानदारी से काम करो, सब पीरियड लो। मुझे संघ का काम करना है करके 4 पीरियड छोड़ के तुम जाओगे, ये मत करो। स्कूल कॉलेज कॉलेज जैसा चलो, अपना कर्तव्य पहला। तो ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है। सरकार की अपनी एक पद्धति होती है, पर निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी तक हमारी स्वभाव, पद्धति, ये सब संघ स्वयंसेवक रहे सब लोग, तो स्वयं प्रभावित तो है। इस हमारी भेंट के अंत में, क्योंकि इस 100 एपिसोड की सीरीज हम चला रहे हैं और 360 डायमेंशन हम लोगों के सामने रखने का प्रयास करें, उसमें से एक डायमेंशन आप है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि संघ के विरोधकों के लिए मैं कहूँगा कि किसी के कहने पर और किसी का चश्मा लगाकर मत देखिए, खुद आइए, संघ के कार्यक्रमों का, संघ के विचारों का निरीक्षण करिए, और अगर आपको गलत लगा, जैसा दिखा संघ वैसा समझे, और अगर गलत लगा तो कोई ज़रूरी नहीं आपने आने की, पर अगर अच्छा लगा तो जरूर संघ में आइए। संघ किसी धर्म के विरोध में नहीं है, संघ किसी जाति के विरोध में नहीं है। संघ जात, पंथ, धर्म, भाषा, इससे ऊपर उठकर हम सब भारतीय हैं, और संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। आज का मुसलमान 200 साल, 300 साल, 500 साल पहले हिंदू ही था, कन्वर्शन हुआ। तो वही बात संघ के विचारों से नज़दीक आकर समझिए। जिसको उपासना पद्धति अलग है, मंदिर में जाना हो मंदिर में जाए, जिसको गुरुद्वारा में जाना गुरुद्वारा में जाए, जिसको मस्जिद में जाना मस्जिद में, जो चर्च में जाए चर्च में जाए। संघ का किसी को विरोध नहीं है, पर संघ बोलता है कि हम राष्ट्र एक है, हमारी संप्रदाय अलग होंगे, उपासना पद्धति, राष्ट्र एक है। और धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ है। हिंदुत्व हमारी राष्ट्रीय वृत्ति का आत्मा है। मुझे लगता है सब बातों को ठीक से समझेंगे तो गलतफहमियां नहीं रहेगी। इसलिए संघ विरोधकों ने इस बार 100 साल संघ को पूरे हुए, नज़दीक से संघ का परीक्षण करना चाहिए और संघ को समझना चाहिए, और उनको ईमानदारी से लगा कि सही है तो स्वीकारना चाहिए, नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। यही मैं कहूँ। बिल्कुल। तो परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, इसका दूसरा कोई उदाहरण मतलब आपको रखने के लिए नितिन जी से बड़ा मिलेगा नहीं, और इसलिए हमने तय किया कि हम स्पेशल एपिसोड की सीरीज में उनसे बात करें। नितिन जी, आपने समय निकाला और बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत।